Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. पहले की पढ़ाई टॉपिक्स में अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर दिक्कत नहीं आई है तो आप वो भी बता सकते हैं कि नहीं आई है। You can use the chat option to answer. No problem. What about others? Mansi, Sahil and Samiksha? No, ma'am. No. Okay. Urbanization in the southern Mesopotamia, temples and kings. Earlier we studied about their literature, the uses of writing, literacy, the system of writing, and now we are going to study about their temples and the kings. From 5000 BCE, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. 5000 BCE से ही यहाँ पर settlement जो है वो शुरू हो गए थे डेवलप होना southern Mesopotamia के अंदर। जो यहाँ की शुरुआती cities थी वो एक important settlement area की तरह देखी जाती थी। कई तरह की चीजें यहाँ पर हुई हैं जो धीरे धीरे डेवलप हुई थी, जैसे कि temples। अब temples जो है पहले के जमाने के अंदर temples को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, आज भी दी जाती है, लेकिन आज सिर्फ वर्शिप के हिसाब से जाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में ये सेंटर्स हुआ करते थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। इंपीरियल सिटीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट रॉयल सिटीज होती थी वहां पर मंदिर जो होते थे वो वहां पे सिर्फ वर्शिप करने के लिए हिसाब से नहीं, वहां पे वो सोशल गैदरिंग्स भी होती थी और वहां पर व्यापार से रिलेटेड चीजें भी होती थी। ये सब चीजें वहां मंदिरों में की जाती थी। तो उन्हीं से रिलेटेड आपको ये चीजें जानने को मिलेगी कि यहाँ पे जो मंदिर थे वो पहले कैसे बनाए जा रहे थे, कैसे रीबिल्ड किए जा रहे थे, कौन से स्पॉट्स सेलेक्ट किए जाते थे वहां पर, ठीक है, विलेजेस के अंदर। और साथ साथ जो शुरुआत के नए टेम्पल्स हैं वो छोटे हुआ करते थे, वहां पे किस चीज का इस्तेमाल करते थे, वो कैसी ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा था, कौन कौन से मंदिर वहां पे कौन कौन से भगवान के लिए थे, ये सारी चीजें मेसोपोटामिया के अंदर कौन कौन सी थी वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। From 5000 BC, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. The earliest cities emerged from some of these settlements. कुछ नई जो पुरानी cities थी वो इसी तरह के settlements से निकली हैं। These were of various kinds, those that gradually developed around temples, those that developed as centers of trade and imperial cities. अब ये जो नए नए शहरों के बारे में हम बात करेंगे, जो यहाँ अर्लीस्ट, नए नए नहीं, जो पुराने शहर थे, सबसे अर्लीस्ट सिटीज थी, वो धीरे धीरे डेवलप हुई। कुछ तो टेम्पल्स के आसपास ही हुई, कुछ ट्रेड सेंटर्स बने, कुछ इंपीरियल सिटीज की तरह निकल के आई। इट इज सिटीज ऑफ द फर्स्ट टू काइंड्स दैट विल बी डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे दो तरह की जो सिटीज हैं जो सबसे शुरुआत में डेवलप हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्ली सेटलर्स, देयर ओरिजिन्स आर अननोन। यहाँ पे जो शुरुआती सबसे पहले सेटलर्स हैं जिनके ओरिजिन के बारे में कोई भी चीज अभी तक हमारे सामने स्पेसिफाई नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका ओरिजिन जो है वो अननोन है। Began to build and rebuild temples at selected spots in their villages. अब ये जो अर्ली सेटलर्स थे जो सबसे पहले वहां पे सेटल हुए हैं, उन्होंने बनाना शुरू करा और दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू करा था टेम्पल्स को कुछ पर्टिकुलर विलेजेस के अंदर जो उनके सिलेक्टेड स्पॉट्स थे वहीं पर। अब जो सबसे पहले अर्लीस्ट स्टोन टेम्पल्स थे वहां वो छोटे छोटे श्राइन्स हुआ करते थे जो बनाए जाते थे अनबेक्ड ब्रिक्स, यानी कि जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, उनको बेक नहीं किया जाता था, उनसे वो मंदिर बनाए जाते थे। अब ये जो टेम्पल्स थे किसका घर हुआ करता था, अलग अलग गॉड्स जो है उनका घर हुआ करता था, जैसे द मून गॉड ऑफ और इनाना ऑफ गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। ये सारे तरह के जो इनके भगवान हुआ करते थे उनका ये घर हुआ करता था, ये मंदिर। अब ये जो मंदिर बनाए जाते थे वो ब्रिक्स जो है उनसे बनाए जाते थे। बाद में समय के साथ में ये बड़े बनने लगे मंदिर, अलग अलग इनमें कमरे बनने लगे, ओपन कोर्टयार्ड्स बनने लगे, बरामदे बनने लगे, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट आया है, ठीक है। The earliest stone temple was a small shrine made of unbaked bricks. Temples were the residence of various gods, of the moon god of Ur, or of the Inanna, or the goddess of love and war.
constructed in brick, and temples became larger over time with the several rooms around open courtyards. अब ये जो भगवान है इनके देव और देवियां दोनों के बारे में बताया गया है। जो चांद वाले भगवान हैं वो उर्स से रिलेटेड हैं, इनाना वो देवी हैं लव और वॉर की, इनके मंदिर बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। Some of the early ones were possibly not unlike the ordinary house, for the temple was the house of a god. अब जो कुछ शुरुआत के मंदिर जो बने हैं वो थोड़े से डिफरेंट हुआ करते थे जो ऑर्डिनरी घर है उनसे, ठीक है। और ये भगवान के घर की तरह ही देखा जाता था, मंदिर जो है वो भगवान का घर है, उस तरीके से ये लोग उस चीज को मानते थे। But temples always had their outer walls going in and out at regular intervals, which no ordinary buildings ever had. अब जो ordinary houses थे उनमें ऐसा नहीं हुआ करता था। जो मंदिर थे उनकी कुछ दीवारें इस तरह की होती थी जिनमें अंदर आने जाने का रास्ता हुआ करता था एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, गैप में, जो ऑर्डिनरी बिल्डिंग में नहीं मिलता था। The god was the focus of the worship. To him or her, people brought grain, curd, fish. The floors of some early temples had thick layers of fish bones. अब ये चीज जो है आप मार्क कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है कि कुछ जो मंदिर हुआ करते थे वो बेसिकली भगवान की पूजा करने के लिए होते थे, और उनके लिए लोग बाग, भले वो देव हों या देवी हों, उनके लिए लोग बाग अपनी तरफ से अनाज लेके आते थे, दही लेके आते थे या फिर फिश लेके आते थे। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो कुछ मंदिर हैं अर्ली टेम्पल्स जो हैं उनकी जो फ्लोरिंग होती थी यानी उनकी जो जमीन होती थी उसमें काफी थिक लेयर्स जो है फिश बोन्स की भी होती थी, ठीक है। यानी कि वो फिश बोन्स का इस्तेमाल भी करते थे वहां के फर्श को बनाने में। The god was also the theoretical owner of the agricultural fields, the fisheries and the herds of the local community. और ये भी माना जाता था कि भगवान का ही है ये सब कुछ, ठीक है। अब वो कैसे है भगवान का, एज इन थियोरेटिकल ओनर है वो, कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, खेत हैं या फिशरीज हैं या जो हमारी हर्ड्स हैं लोकल कम्युनिटी के, वो सब भगवान का ही है। भगवान इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। In time, the processing of the produce, for example, oil pressing, grain grinding, spinning, and the weaving of the woolen cloth was also done in the temple. अब मैंने जैसे कि आपको इसके शुरुआत में ही, टॉपिक के शुरुआत में बोला था कि यहाँ पे मंदिर सिर्फ वर्शिप के हिसाब से नहीं होते थे, बल्कि वो अलग अलग यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती थी उनके लिए भी होते थे। तो उन्हीं में से एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है कि समय के साथ में जब यहाँ पे चीजें प्रोड्यूस होना शुरू हुई, जैसे कि ऑयल प्रेसिंग शुरू हुई, ऑयल निकालना शुरू करा, ग्रेन ग्राइंडिंग अनाज को पीसना शुरू करा, स्पिनिंग करना शुरू करा, वीविंग बुनना शुरू करा कपड़े को, तो वो सारी एक्टिविटीज भी मंदिर के अंदर होने लगी थी, ठीक है। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल अबव द हाउसहोल्ड, employer of merchants and keeper of written records of the distribution and the allotments of grain, plough animals, bread, beer, fish, etc. The temple gradually developed its activities and became the main urban institution. यहाँ पे भी वही चीज बोली गई है कि ये सारी एक्टिविटीज के बाद में ऑर्गेनाइजर जो होता था, प्रोडक्शन लेवल जो है कि वो हाउस होल्ड से बड़े लेवल पे हो जब, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना, एम्प्लॉयर जो है मर्चेंट का, उसका रिकॉर्ड रखना कि सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किन ग्रेन्स का अलॉटमेंट हो रहा है, फ्लो एनिमल्स कहाँ है, ब्रेड, बियर, फिश और एक्सेट्रा, ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे कहाँ पे किसको कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इन सब का रिकॉर्ड्स मेंटेन होने लगा। और टेम्पल जो है वो इन सारी एक्टिविटीज का एक सेंटर की तरह बनने लगा, और फिर उसके बाद में वो एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जाने लगा। बट देयर वॉज ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑन द सीन। अब इसके साथ में दूसरी चीज जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी तक जितने भी हमने पैराग्राफ्स पढ़े हैं इस टॉपिक के अंदर, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। ओके, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। You can use the chat option to reply. I will not call out your names again and again. In spite of natural fertility, agriculture was subject to hazards. अब जो दूसरा फैक्टर है वो ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर भी नेचुरल कैलामिटीज जो है वो आती थी, हजार्ड्स जो थे वो यहाँ पे थे। यहाँ पे भले ही नेचुरल फर्टिलिटी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे इस फर्टिलिटी जो एग्रीकल्चर जो है, बेसिकली फर्टिलिटी हम वहीं से
उस चीज को ही रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हजार्ड्स भी काफी थे। The natural outlet channels of the Euphrates would have too much water one year and the flood the crops, and sometimes they would change course altogether. अब जो यहाँ पे नदी थी यूफ्रेट्स की, वो कई बार वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो जाता था, उससे बाढ़ आ जाती थी, फसलें जो है वो डूब जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, और कई बार वो अपना रास्ता भी बदल लेती थी, तो उससे पानी की कमी भी हो जाती थी। As the archaeological records show, villages were periodically relocated in Mesopotamian history. अब जैसे कि हमारे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड दिखाते हैं, इसमें ये बताया गया कि विलेजेस जो हैं वो अपनी रिलोकेशन करते रहते थे, रिलोकेटेड करते रहते थे मेसोपोटामियन हिस्ट्री के अंदर, गांव जो है अपनी शिफ्टिंग करते रहते थे। देयर वर मैन मेड प्रॉब्लम्स एज वेल। अब वहां पर नेचुरल कैलेमिटी के साथ में मैन मेड प्रॉब्लम्स जो है वो भी देखने को मिली हैं। दोज हु लिव्ड ऑन द अपस्ट्रीम stretches of a channel could divert so much water into their fields that the villages downstream were left without water. अब मैन मेड प्रॉब्लम्स कैसे थी कि जो ऊपर की तरफ रहते थे, वो नदी के ऊपर की तरफ जो एरिया है अपस्ट्रीम में रह रहे हैं, क्योंकि नदी जो है वो ऊपर से ही गिर रही है, ठीक है, तो वहां पे वो लोग क्या कई बार पानी का रुख मोड़ लेते थे और अपनी ही फील्ड्स में ले लेते थे सारा पानी, और नीचे के जो गांव हुआ करते थे, उनके जो खेत हुआ करते थे, वो बिना पानी के रह जाते थे। तो ये एक मैन मेड प्रॉब्लम की तरफ फर्स्ट पॉइंट है। Or they could neglect to clean out the silt from their stretch of the channel, blocking the flow of water further down. और दूसरी चीज ये है कि जो सिल्ट बह करके आता था, वो अपने चैनल के अंदर उसको सफाई नहीं करते थे, जिससे पानी ब्लॉक हो जाता था और नीचे की तरफ पानी फ्लो इतना अच्छा नहीं मिलता था। तो दूसरी चीज जो है वो भी यही है कि पानी का बहाव नीचे की तरफ नहीं हो पाता था उनकी वजह से। So the early Mesopotamian countryside saw repeated conflict over land and water. तो जो early Mesopotamian countryside यानी कि countryside as in की जो village area हुआ करता था, उनके बीच में कई बार land और water को लेकर के conflict अरोज हुए हैं, यानी कि लड़ाइयाँ जो हैं वो हुई हैं। When there was a continuous warfare in a region, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot and could take prisoners from the defeated groups to employ as their guards or the servants. अब दूसरी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, जब लगातार इस तरह की लड़ाइयाँ किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो रही है और वहां पर कुछ ऐसे चीज हैं जो इस वॉर के अंदर वॉर करने की जो उनका स्किल है उसमें वो पूरी तरीके से उनको महारत हासिल है, तो वो क्या करते थे, वो वॉर के अंदर जब लड़ाई होती थी तो वो अपने फॉलोअर्स को बोलते थे किस तरीके से तुम्हें चीजों को वॉर के अंदर लूटना है, और कैसे जब वॉर खत्म हो गया और एक ग्रुप जो है वो हार गया है तो उनके लोगों को प्रिजनर के तौर पर रखना है और अपने गार्ड और सर्वेंट्स की तरह उनको अपॉइंट करना है। ये चीज भी देखने को यहाँ पे मिली है। सो दे कुड इंक्रीज देयर Okay, students, are you able to see the screen? Yes. Okay, so there was some network glitch. Okay. तो ये यही चीज थी कि इन सब से क्या होता था कि वो जब लोगों को प्रिजनर के तौर पे अपने अंडर ले लेते थे तो उससे उनका ये मानना था कि ये हमारा प्रभाव इन पे पड़ेगा, हमारा इन्फ्लुएंस जो है हम और इंक्रीज कर पाएंगे ज्यादा एरिया में, और साथ साथ हमारा जो क्लाउड है वो भी इंक्रीज कर पाएंगे। क्लाउड एज अ यहाँ पे बोला गया है पीस ऑफ क्लॉथ, लेकिन यहाँ पे इस चीज का मानना ये है, ये एक मेटामॉर्फिकल टर्म की तरह यूज किया गया, मेटाफोर की तरह यूज किया गया है कि वो अपना जो असर है वो ज्यादा लोगों पर छोड़ेंगे, साथ साथ अपनी कम्युनिटी है जो है उसको और इंक्रीज कर पाएंगे। Such world leaders, however, would be here today and gone tomorrow until a time came when such leadership came to increase the well-being of the community with the creation of new institutions or practices. अब इस तरह के लीडर्स जो है वो अक्सर आते थे और चले जाते थे जब तक कि वो अपनी लीडरशिप का सही इस्तेमाल करके सारी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका वेल-बीइंग के बारे में ना सोचें, उनको क्रिएटिव तरीके से इंक्रीज ना करें, उनकी भलाई के बारे में ना सोचें, तभी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस जो थे वो इनकी लीडरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाते थे, वरना ऐसे कई सारे लीडर्स आए और कई सारे समय के साथ में गए। In time, victorious chiefs begin to offer precious booty to the gods and thus beautify the community temples. अब समय के साथ ही ये इस तरह के जो चीज थे, जब इनकी जीत इनको मिलती थी लड़ाइयों के अंदर, तो ये अपनी अलग भेंट जो है वो भगवान को चढ़ाया करते थे और वो चीजें जो होती थी वो कम्युनिटी टेम्पल्स को और सुंदर बनाया करती थी।
ये कई बार अपने ही आदमियों को बाहर भेजा करते थे कि सुंदर से सुंदर स्टोन्स और मेटल जो है वो लेकर के आओ, जो हम भगवान को चढ़ाएंगे और फिर हम अपनी कम्युनिटी और के अंदर भी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनको बोलेंगे कि इस तरह की चीजें लेकर के आओ, जिससे टेम्पल वेल्थ जो है उसको और अच्छे तरीके से हम इंक्रीज करें और उसको और सुंदर करें, ब्यूटिफाई करें। ये सारी चीजें भी ये लोग करते थे। They would send men out to fetch fine stones and metal for the benefit of the god and the community and organize the distribution of temple wealth in an efficient way by accounting for things that came in and went out. और वो ये चीजें कैसे करते थे, लोगों को बेचते थे अपने साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी को भी ये इस तरह की चीज बोलते थे करने के लिए कि टेम्पल वेल्थ जो है वो सबके लिए काम में आएगी, ठीक है, और ये हम तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब इस तरह की चीजें अंदर और बाहर होंगी, आएंगी और जाएंगी। As the poem about the inworkers shows, this gave the king high status and authority to command the community. जैसे कि हमने कल की क्लास में पोम की कुछ लाइनें पढ़ी थी, जो इनवर्कर ने ये लिखी थी, उसमें भी यही दिखाया गया था कि इस तरह की चीजें करके ही किंग जो है अपना स्टेटस मेंटेन करते थे और अपनी ऑथोरिटी जो अधिकार है वो कमांड करने का वो कम्युनिटी पे और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते थे। इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि म्यूचुअली इन लोगों ने किस तरीके से ये साइकिल जो है डेवलपमेंट की, ये जिनके लीडर्स थे उनको साथ में लेकर के चले, अपने जो सेटलमेंट विलेजर्स थे उनको साथ में लेकर के चले, अपने क्लोज रखा, जिससे ये फायदा भी ले सकें, उनको प्रोटेक्ट भी कर सकें, अपनी आर्मी को भी साथ में लेके चल सकें और डेवलपमेंट जो है वो अच्छे लेवल पे कर सकें। इसके अलावा लोग बाग जो हैं उनको भी ये चीज रहती थी कि भाई हाँ, हम इनके राजा और इन लोगों के साथ में हैं तो हम सेफ हैं, हमारे अंदर एक सेफ फीलिंग है, ठीक है, सिक्योरिटी वाली जो प्रॉक्सिमिटी है उसके पास में है। ये चीजें देखने को मिली हैं। We can imagine a mutually reinforcing cycle of development in which leaders encourage the settlement of villagers close to themselves to be able to rapidly get an army together. अब हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो साइकिल है डेवलपमेंट की वो कैसे इन्होंने मेंटेन करी, कि लीडर्स ने लोगों को इनकरेज करा कि आप लोग हमारे आसपास ही रहें, जिससे हमारी जो आर्मी है वो भी रैपिडली बढ़ती रहे और हम आगे जाके अगर कोई अटैक होता है तो उसको प्रॉपरली वो कर सकें और आपको सिर्फ सेफ और सिक्योर कर सकें। Besides, people would be safe living in the close proximity to one another. At the Uruk, one of the earliest temple towns, we found depictions of armed heroes and their victims. And careful archaeological surveys have shown that around 3000 BCE, when Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares, twice as large as Mohenjo-daro, would be in later centuries, dozens of small villages were deserted. अब ये भी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि लोगों को पता था कि वो अगर पास में एक दूसरे के रहेंगे तो सेफ वाली जो फीलिंग है वो ज्यादा रहेगी। और उसी का ही एक एग्जांपल दिया गया कि उरुक जो है वो सबसे अर्लीस्ट टेम्पल टाउन्स की तरह फेमस हुआ है। और यहाँ पर हमने देखे हैं, डिपिक्शंस देखे हैं कि कैसे आर्म्ड हीरोज और उनके विक्टिम्स जो हैं वो उनकी स्टडी की गई है, उनके बारे में जो भी चीजें मिली है उनकी स्टडी की गई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस कराए गए, जो उसमें बताया गया है कि करीब 3000 BC के अंदर उरुक जो है वो एक एनॉर्मस लेवल पे बढ़ा था। उरुक जो सिटी थी वो काफी बड़ी हो गई थी, 250 हेक्टेयर्स तक में फैल गई थी और ये बिल्कुल डबल था जितना कि मोहनजोदारो था, उसका जस्ट डबल था। और बाद में हमें ये भी देखने को मिला है कि कैसे कई डजन विलेजेस जो है वो इस चीज को बाद की सेंचुरीज के अंदर खाली छोड़ के चले गए, डिजर्ट करके चले गए, एज इन की वो खाली सुनसान करके चले गए। There had been a major population shift और उस समय में एक बहुत बड़ा population shift भी हुआ था, इसीलिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, तो इनके जो गांव थे वो खाली रह गए थे। Significantly, Uruk also came to have a defensive wall at a very early date. The site was continuously occupied from about 4200 BCE to about 400 CE, and by about 2800 BCE it had expanded to 400 acres. और ये भी देखने को मिला है कि उरुक जो है उसके चारों तरफ एक डिफेंसिव वॉल भी देखने को मिली है। बहुत ही शुरुआती समय में ही इन्होंने एक ऐसी वॉल बना ली थी जिससे लोग बाग एंटर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस साइट पे देखने को मिला है कि कंटिन्यूसली इसको ऑक्यूपाई किया गया है, टाइम पीरियड दे रखा है 4200 BCE से 400 CE के अंदर और 2800 BCE से
इन्होंने ये देखा है कि यहाँ पे ये सिटी और भी ज्यादा लंबे लेवल पर फैली है, 400 हेक्टेयर्स तक फैली है। वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और डायरेक्टली फॉर द रूलर। अब जो ये वॉर कैप्टिव्स यानी कि जो ऐसी लड़ाइयाँ होती थी और उसके अंदर जो लोग हार जाते थे, उनके ये लोगों को अपने अंडर रखते थे, बंदी बना के रखते थे उनको, और जो लोकल लोग थे उन सबको साथ में काम में लगाया जाता था टेम्पल के, ठीक है, और वो डायरेक्टली रूलर के द्वारा ही लगाया जाता था। दिस रादर देन एग्रीकल्चरल टैक्स वाज कंपल्सरी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल टैक्स जो है वो भी कंपल्सरी था देना। Those who were put to work were paid rations, और जिनको काम पर लगाया जाता था उनको बदले में वो पे करने के तौर पे राशन दिया करते थे। 100 of ration lists have been found which give against people's names and the quantities of grain, cloth or oil allotted to them. अब पहले के समय में इनके यहाँ पे मॉनेटरी चीजें नहीं होती थी, यानी कि मनी का यूज नहीं होता था, तो सिंपली ये जिन लोगों को काम पे लगाते थे उनको ये खाने पीने की चीजें जैसे हुई, कपड़े हो गए, ऑयल हो गया, ग्रेन्स हो गए, ये सब चीजें प्रोवाइड कराते थे उनकी सैलरी के तौर पे। अब इसी तरह की कई सारी राशन लिस्ट जो है वो देखी गई हैं, मिली हैं, फाउंड करी गई हैं, और उन पर लोगों के नाम के आगे क्वांटिटी लिखी गई कि किसको कितने ग्रेन दिए, किसको कितना क्लॉथ दिया, किसको कितना ऑयल अलॉट किया है। It has been estimated that one of the temples took 1500 men working 10 hours a day, 5 years to build. और ये भी एस्टिमेट लगाया गया है कि करीब एक टेम्पल को बनाने के अंदर, एक टेम्पल जो है उसको बनाने के लिए 1500 आदमियों को 10 घंटे रोज काम करवाया जाता था, और उसके बाद 5 साल लगते थे इस तरह के टेम्पल को बनवाने में। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। प्लीज कंजर अप योर प्रॉब्लम्स फॉर tomorrow's session related to this chapter. We'll sort all of your problems and go through this chapter line by line. And that's it for today. Have a nice day ahead, students. God bless you all. Stay safe, stay healthy.